Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, warm welcome to Tutelage Academy. Today we will be solving UGC Net Code 55 June 2024 question paper, which was conducted again in September 2024. Okay, so we have already solved from question number 51 200, and I will be solving questions from 101 to 150. Okay, the first 50 questions were from paper 1. That also we will be discussing later. Okay, yeah, so I'll be starting now with question number 101. Yes, question number 101. ध्यान से देखिए, समझिए, आंसर कीजिए. क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मोटो ये है कि आपको पैटर्न समझ में आए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझ में आए, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं. तो और हर कॉन्सेप्ट जो कि एक एक क्वेश्चन में है वो कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. इंश्योर दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 101. एडवाइजरी कमिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड. आपको मैच करना है कि ये किससे रिलेटेड है. आसान क्वेश्चन है. आपका एप्स अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना. और एप्स क्लियर होने ही चाहिए, है ना. जितने भी एप्स हमने कराए हैं क्लास में आपके क्लियर होने चाहिए, एक्सपेक्टेड है. हमने सारे एप्स डिस्कस भी किए हैं. ओके, एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल बोर्ड किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट से रिलेटेड. करेक्ट. तो डी का तो 4 हमें यही समझ आ रहा है. एडवाइजरी बोर्ड मिनिमम वेजेस एक्ट में होता है, जो बहुत सारी कमिटीज सब कमिटीज होती है ना, उसके काम को कोऑर्डिनेट करता है. तो एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है. मिनिमम वेजेस एक्ट में हमने पढ़ा था. सी का 2 हो जाएगा. कंट्रोलिंग अथॉरिटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में हमने पढ़ा था. एडवाइजरी कमिटी सेक्शन 6 इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में होता है ना. तो एज पर दिस आवर आंसर विल बी 101, है ना. वेरी इजी क्वेश्चन. हर एक्ट में, हर एक एक्ट, ये सारा आपको पढ़ना है. क्लास में मैंने करवाया भी सब कुछ. और हर एक एक्ट में ना कुछ हर एक एक्ट की जो अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट है और किस सेक्शन में अथॉरिटीज है, इतना तो आपको मिनिमम पता होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102. Arrange the following provisions of ID Act 1947 in ascending order in accordance with their year of enactment or amendment, है ना. ये आपको बताना है 102. तो 102 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा इन असेंडिंग ऑर्डर. वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन मैंने बताया था आपको क्लास में. 1956 में ये अमेंडमेंट आया था, है ना. तो स्टार्टिंग तो हमारा सी से ही होगा, है ना. तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं, स्टार्टिंग सी से होगा. तो CEADB पे हमारा आंसर यहाँ पे ये आ रहा है. और रिट्रेसल प्रोसीडिंग भी मैंने क्लास में बताया था 2010 में, है ना. तो 2010 में ये अमेंडमेंट आया. तो लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट भी मैंने बताया था और आपको बोला था कि नोट्स में आपको ऐड करके रखना है अमेंडमेंट, उससे क्वेश्चंस आते हैं. तो एज पर दिस इट इज क्लियर दैट आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. थोड़ा फॉन्ट कम या ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली मैं जूम इन या जूम आउट करते रहूंगी कि आपको ध्यान रहे और दिखे अच्छे से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. जॉब रोटेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. यस, ऑब्वियसली ये तो होगा ही, है ना. ये तो होगा ही. जिसके जितने भी सिमुलेशन टेक्निक्स होते हैं वो ऑन द जॉब नहीं होते हैं. ऑन द जॉब नहीं होते हैं सिमुलेशन. कमिट असाइनमेंट हमारा ऑन द जॉब है ना. फिर एक हमारा है मल्टीपल मैनेजमेंट. इससे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, है ना. लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि मल्टीपल मैनेजमेंट ऑन द जॉब है कि नहीं. मल्टीपल मैनेजमेंट भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. तो मल्टीपल मैनेजमेंट, कमिटी असाइनमेंट और कोचिंग, है ना, ये भी ऑन द जॉब हो जाएगा. कोचिंग चक दे इंडिया में आपने देखा था शाहरुख खान इज कोच, ऑन द जॉब हो रहा है ड्यूरिंग द प्ले, है ना. दे आर बीइंग कोच्ड. तो ADE हमारा आंसर हो जाएगा 103 का 2. करेक्ट. मल्टीपल मैनेजमेंट भी ऑन द जॉब होगा. सिमुलेशन है, वेस्टिबल, रोल प्लेइंग, इन बास्केट एक्सरसाइज, ये सारे सिमुलेशन है तो वो ऑन द जॉब नहीं होगा, ऑफ द जॉब होगा. ठीक है, क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. टाइप्स ऑफ पावर आपको बताना है. रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट पावर. तो बहुत ही आसान है. रिवॉर्ड पावर, तो जो लीडर्स अपने जो रिवॉर्ड है वो अपने पावर शो करते हैं बाय गिविंग
रिवॉर्ड, है ना, कि आपने अगर ये काम कंप्लीट किया तो आपको 2 दिन का ऑफ मिलेगा या फिर आपको एक ट्रिप मिलेगी, फॉरेन ट्रिप मिलेगी, लाइक दैट, है ना। तो अपना पावर अगर वो रिवॉर्ड शो करके, रिवॉर्ड दे करके देते हैं तो रिवॉर्ड पावर हो जाएगा। तो ए का 4 हमें लकीली एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है, फिर भी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। लेजिटिमेट पावर हमारा पोजिशनल पावर होता है, जो कि आपके पोजीशन के थ्रू आपको मिलता है। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बाय वंस पोजीशन, है ना, जैसे कि अगर आप सीईओ हो तो आपके पास कुछ सर्टेन राइट्स हैं, कुछ पावर है। एक्सपर्ट पावर, अगर किसी फील्ड में आपका नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तो वो हमारा सी का 2 हो जाएगा, अगर एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में। रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर कोई हीरोइक पावर होता है ना, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग लाइक्ड और रिस्पेक्टेड। आपने कभी किसी वर्कर के वेलफेयर के लिए, वर्कर के जस्टिस के लिए कुछ आवाज उठाई है तो लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वो रेफरेंट पावर हो जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 105, एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शन अर्लियर टू लेटर आपको अरेंज करना है ना। ट्रेड यूनियन एक्ट, आईडी एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट के किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना आपको सोच के ही रखना होगा, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट का मैंने आपको सेक्शंस याद करने का तरीका बताया कि एक फ्रेमवर्क रखिए, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किसके चैप्टर, कैसे कहानी आगे बढ़ी है ट्रेड यूनियन एक्ट में, आपको चैप्टर्स के थ्रू याद रखना है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हमारा चैप्टर 1 तो हमारा प्रिलिमिनरी हो गया, चैप्टर 2 स्टार्ट ही होता है रजिस्ट्रेशन से, है ना। और उसमें कुछ सेक्शन है, सेक्शन 4 टू सेक्शन आई थिंक सेक्शन 13 तक, सेक्शन 13 और 14 तक हमारा, सेक्शन 14 तक हमारा चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 है, जिसमें सेक्शन 8 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करता है। सेक्शन 8 हो गया ये, और उसके ठीक बाद आता है चैप्टर 3 जो कि बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन, और उसमें फिर हम हाँ करेक्ट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, जिसमें फिर हम राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। तो ये चैप्टर सेक्शन 15, 16 ऑनवर्ड्स ये हो जाएगा। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो इनकॉर्पोरेशन है वो चैप्टर 2 के लास्ट में आता है, चैप्टर सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में जो चैप्टर 2 है ना रजिस्ट्रेशन का, उसके लास्ट में आता है, जो ठीक 14 तक है, तो सेक्शन 13 है इनकॉर्पोरेशन का। तो सेक्शन 8 इज दिस, 13 इज दिस, अराउंड 15, 16 ये हो गया। फिर एमलगेमेशन एंड डिसोल्यूशन, ये तो मैंने आपको याद ही कराया था, है ना। एमलगेमेशन हमारा सेक्शन 24 हो जाता है। और फिर जो पावर टू मेक रेगुलेशन है ना, पावर टू मेक रेगुलेशन, ये हमारा चैप्टर फर्दर चैप्टर 4 में आ जाता है। चैप्टर 4 है रेगुलेशन, उसमें आ जाता है। तो चैप्टर 4 जो रेगुलेशन है उसमें सेक्शन 29 और 30 ये दोनों सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 29 आ जाएगा। ओके, तो इन टोटल ट्रेड यूनियन एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं और 33 सेक्शंस है। ओके, सो चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 14 है, और जिसमें कि सेक्शन 8 और सेक्शन 13 से क्वेश्चन पूछे गए। फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 राइट्स एंड लाइबिलिटीज है ना, जिसमें कि जनरल फंड, पॉलिटिकल फंड, बाकी बहुत सारी चीजों की बात होती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चैप्टर 4 रेगुलेशन है, जिसमें बस 2 ही सेक्शन है, 29 और 30, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया पावर टू मेक रेगुलेशन। एंड देन चैप्टर 3 के ही लास्ट में एमलगेमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात होती है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको याद करा दूं तो मैं बार बार आपको याद करवाते रहती हूँ कि 23 हो गया, 24, 25 ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 चेंज ऑफ नेम है, 24 एमलगेमेशन है, और 25 नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और एमलगेमेशन सेक्शन 25 है। तो इस तरीके से ना आपको पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट का जो फ्रेमवर्क है सेक्शंस एंड चैप्टर्स का, वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो इसका आंसर BCAED हो जाएगा, पॉइंट नंबर ए वाला, ठीक है, BCAED करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अरेंज द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शन इन अर्लियर टू लेटर ऑर्डर। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्वेश्चन आ गया है, वैसे कभी आता नहीं है लेकिन आ गया है, तो चलिए ये भी हमने एक्चुअली करवाया ही है। बट एज एन HR एस्पिरेंट आपको सारे ये जितने भी एक्ट्स हैं ओवरऑल HR के सिलेबस में पता होना चाहिए। तो दिस इज सेक्शन 4 एंड D इज सेक्शन 5
A is section 6, E is section 12 and C is section 13, है ना। तो अकॉर्डिंगली हम अरेंज करेंगे, तो BA हमारा आंसर हो जाएगा। The provision for constituting various committees under BOCW Act are टेक्निकल एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी, स्टेट सेफ्टी एक्सपर्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लास का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन सी कमिटीज होती हैं हम देखेंगे। तो टेक्निकल 107 का आंसर हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है चाइल्ड लेबर एक्ट में होती है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी हो जाएगी, और साथ ही साथ BCE तो होगा ही, और BCE के साथ सेफ्टी कमेटी भी हमारी BOCW एक्ट में होती है, क्योंकि ये एनालॉगस है किसे, फैक्टर्स एक्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा BC, D एंड E, पॉइंट नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, which among the following are the characteristics of Indian labor market? Yes, please read the options. इंडियन लेबर मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रेंड्स, वो है डाइवर्सिटी तो होगा ही होगा उसमें, है ना। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, परफेक्ट मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्लास में मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है कि क्यों हमारे इंडियन लेबर्स मोबाइल नहीं कंसीडर किए जाते हैं। दे आर कंसीडर्ड इमोबाइल, दे आर कंसीडर्ड हाईली इमोबाइल। मोनोपोली लेबर मार्केट में नहीं है, मोनोपोली है, हाई कॉम्पिटिटिव इन नेचर है ना। तो 108 का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 ADE। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, है ना, ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि रीच डिस्टिंग्विश 3 प्रोफेशनल कैटेगरीज ऑफ लेबर फोर्स इन ग्लोबल टर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरीज आइडेंटिफाइड बाय रीच। ठीक है, तो रीच ने एक्चुअली 3 तरह के लेबर फोर्स के बारे में बताया था। पहला था रूटीन प्रोडक्शन वर्कर्स। तो ये लोग वो वर्कर होते हैं ना जो कि रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो गया, है ना, प्रिडिक्टेबल नेचर होता है ऐसे काम का। फिर एक होता है सिंबॉलिक एनालिटिक सर्विसेज। तो इसमें ना कुछ स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि किसी स्किल का काम है, जैसे कि इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और फिर एक और हो जाते हैं हमारे सर्विस, है ना, एक और हो जाते हैं हमारे सर्विस वर्कर्स, तो जिसमें कि रिटेल वर्कर हो गए, वेटर हो गए, फिर केयर गिवर हो गए, तो वो हमारे इसमें आ जाते हैं। तो 109 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाईटेक सर्विसेज, क्योंकि अभी मैंने बताया जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो केयर गिवर हो गए या हाउस हेल्प हो गए, वो सारे हमारे इन पर्सन हो जाएंगे, हाईटेक वाले नहीं होंगे। तो हमारा आंसर 1, 2, 3 ये रीच ने आइडेंटिफाई किया, 4th is the one which has not been identified। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक आपको मैच करना है उनके डिस्क्रिप्शन से। लाइटनिंग स्ट्राइक, घेराव, पिकेटिंग या फिर स्टेन स्ट्राइक। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है, जो बिल्कुल सडन होता है बिना किसी नोटिस के, तो A का 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर घेराव क्या होता है, फिजिकल ब्लॉकेट कॉज बाय कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ब्लॉक किया जाता है, घेर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पिकेटिंग हो गया। तो पिकेटिंग क्या होता है, एन एक्ट ऑफ पोस्टिंग पिकेट्स, डायरेक्टली यहाँ पे तो कीवर्ड भी दिया हुआ है ना, एंड इम्प्लाइज मार्चिंग ऑफ वर्कमैन इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ द एम्प्लॉयर एट स्टे इन स्ट्राइक। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंड स्टॉप प्रोडक्शन, है ना, थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन को रोक देते हैं, स्टे इन स्ट्राइक, है ना। वो लोग रहते तो है अपनी पोजीशन पे, बट दे आर नॉट वर्किंग एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 101 का पॉइंट नंबर 2। Question number 111, an event repeated several times evoking desired response is known as operant conditioning, instrumental, classical या फिर cognitive conditioning। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई क्या होगा, ऑपरेंट होगा या फिर क्लासिकल होगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रिक ये है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात होती है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपको रीइंफोर्स किया जाता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर के, है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमें इवान पावलोव जी ने दी थी, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसने दिया था, BF स्किनर जी ने दिया था, है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो
स्टिमुलस है वो बिहेवियर से पहले आएगा, है ना। जैसे कि हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में कि जब भी बेल बजती है तो डॉग को पता चलता है कि उसे रोटी दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिमुलस क्या है कि पहले बेल बज रही है, उसके बाद डॉग को हम रोटी या ब्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि बिहेवियर कम्स बिफोर द स्टिमुलस, कि आप अगर लेट से आओगे तो आपको फाइन लगेगा, है ना। तो आपका लेट से आना इस बिहेवियर और स्टिमुलस क्या है, क्या फाइन आपको पे करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो ये इससे भी आप पता कर सकते हो कि ऑपरेंट होगा कि क्लासिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, कि रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड इवोकिंग डिजायर्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग, कि बार बार हम डिजायर्ड रिस्पॉन्स को लाने के लिए इवेंट को रिपीट कर रहे हैं कि जब भी बेल बजा रहे हैं और डॉग को रोटी दे रहे हैं तो बेल की आवाज से डॉग को समझ में आ जा रहा है कि ही विल बी फेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, which of the following are core elements of system framework of industrial relation described by जॉन डनलॉप। तो जॉन डनलॉप ने क्या क्या चीजें बताई हैं, तो उन्होंने सिस्टम फ्रेमवर्क के बारे में 4 चीजें बताई हैं, एक्टर, कंटेक्स्ट, रूल्स एंड आइडियोलॉजी, है ना, ये 4 चीजें हैं। तो सर्टेन एक्टर, सेक्टर, कंटेक्स्ट, आइडियोलॉजी, ये तो हो गई। सी हो सकता है ना हो, है ना, सी में क्या है, सर्टेन हैबिट्स, तो सी वाले ऑप्शन हम हटा देंगे तो हमें आता है ए बी डी ई, क्योंकि ई में भी कॉन्टेक्स्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 ए बी डी ई, हैबिट्स वाली चीजें नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, हु हैज कंक्लूडेड दैट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल इंसेंटिव, है ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज्यादा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इंपॉर्टेंट है, कि आपका पीयर ग्रुप अच्छा हो, आपके बॉस इनकरेजिंग हो, आपके काम को रिकॉग्निशन मिले, है ना, और एक इनफॉर्मल नेचर भी हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब किसने दिया, एल्टन मायो, है ना, एल्टन मायो का ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 114, कमिटीज को मैच करना है ना, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। कमिटीज है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हमारा किसमें है, चाइल्ड लेबर एक्ट में, सेल्टैक, है ना, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी डी का 2 हमें डी का, अच्छा यहाँ पे एस किया हुआ है, तो पॉइंट नंबर 3 में आंसर ऐसे ही मिल जा रहा है। तो कमिटीज, माइंस कमिटी में, माइंस एक्ट में है माइंस कमिटी, तो ए का 4, बी का 3, फैक्टर्स एक्ट में चैप्टर 4 में हमारा बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन तो वहां पे सेक्शन 41G, आई रिमेम्बर, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में बात होता है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड में है, तो पॉइंट नंबर 3 वी आर गेटिंग दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगेन मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब कुछ चीजों को छोड़कर सारी ही चीजें, सारे ही कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किए गए हैं सिगमंड फ्रॉइड, है ना। तो सिगमंड फ्रॉइड का 2 थ्योरी, एक साइको एनालिटिकल थ्योरी और एक साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो आईडी, ईगो और सुपर ईगो की बात करती है, और साइको सेक्सुअल थ्योरी हमें बताती है कि पर्सनालिटी की ग्रोथ इन 5 स्टेजेस में होती है ना। तो सबसे पहले होता है, ये ओवल नहीं है, ओरल है, तो सी डी ए बी हमारा आंसर हो जाएगा। सी से बस एक ही ऑप्शन है, तो ओरल के बाद फिर एनल आता है, एंड देन वी हैव फैलिक, एंड देन वी हैव लेटेंसी, एंड देन वी हैव जेनाइटल। ओके, तो ए सी डी ए ई बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, फॉर्मेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैच करना है उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो और उसके बाद फिर अगेन विल सी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका इसे हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे क्लास के क्वेश्चंस किए हुए, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए, तो ये सारे बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे फंक्शनल और प्रोजेक्ट, 2 चीजों की अगर बात हो तो वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, फंक्शनल या प्रोजेक्ट, है ना, या फिर फंक्शनल या प्रोडक्ट, है ना। तो सी का 3 हमें ये दोनों ऑप्शन में वैसे भी दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें इशारा कर रहा है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, है ना। तो डी का 4 हो जाएगा, तो डी का 4, सी का 3, ए का 1 प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट में सीपीएम आता है, पर्ट आता है, तो उसमें हमने देखा है कि टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर करके देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, मनी एंड क्वालिटी दिखा हुआ है, तो ए का 1 हो जाएगा। बी का 2 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जिस ऑर्गेनाइजेशन में एज पर फंक्शन डिवाइड किया हुआ रहता है, एचआर डिपार्टमेंट, सप्लाई डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, और अकॉर्डिंगली इस तरीके से फिर डिवीजन होता है, हियरार्की होती है। तो यहाँ पे पर्सनल मैनेजर का काम होता है कि राइट काइंड ऑफ पीपल एट
राइट नंबर एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस अवेलेबल हो, ताकि हर एक फंक्शन अच्छे से कंप्लीट हो, चाहे इधर इट कैन बी सप्लाई चेन और मार्केटिंग और HR और एनीथिंग, है ना. तो इट्स लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर, तो ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The process of identifying and uncovering of candidates through a proactive recruitment technique is known as, है ना. Identifying and uncovering. HR स्टॉक टॉकिंग होगा? बिल्कुल भी नहीं. कैंडिडेट सोर्सिंग नहीं, पोचिंग नहीं, हेड हंटिंग. हेड हंटिंग और रिक्रूटमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, हेड हंटिंग तब की जाती है, जब हम उन लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं, दोज पीपल जो हु आर नॉट पोटेंशियली लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, है ना. लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं सो एज टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी कि भाई वी हैव सच काइंड ऑफ रोल्स, है ना. देखिए, होता क्या है कि वी टारगेट बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स, है ना. एंड दोज कैंडिडेट्स may not necessarily be looking for a role, but we are looking to hire those, informing those that there is vacancy for you, like that. Okay, और वो हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट से ऑब्वियसली मैच करते हैं तभी. ओके, तो दैट इज व्हाट इज हेड हंटिंग. क्वेश्चन नंबर 118. According to Herzberg two-factor theory, which of the following come under the category of motivator? तो मोटिवेटर की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो ऑप्शंस है वो कुछ गलत दिए हुए थे, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था. हर किसी को 2 नंबर मिले थे इस क्वेश्चन में. बस देख लेते हैं कि होते क्या है हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर. तो हाइजीन फैक्टर जो होते हैं, वो अगर हाइजीन फैक्टर ना रहे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, जैसे कि सैलरी, है ना, बेसिक चीज. तो सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, तो वर्क रिलेशनशिप हो गया, सुपरविजन हो गया. ये सबका होना जरूरी है, नहीं तो डिससेटिस्फैक्शन होगा. और मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स वो होते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनका एब्सेंस से डिससेटिस्फैक्शन हो गया, ऐसा नहीं है. जैसे कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ओके, तो इसमें कौन कौन सा मोटिवेटर होगा? तो हमारा अचीवमेंट मोटिवेटर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिवेटर है, एडवांसमेंट मोटिवेटर है. तो और आंसर शुड बी ACE, बट ACE ऑप्शन में ही नहीं है ना. और हाइजीन क्या हो जाएगा? सुपरविजन और सैलरी. तो बी और डी हमारा हाइजीन हो जाएगा. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119. A leader who is concerned for high task and high relationship exhibits which of the following types of leadership? तो ब्लेक एंड मुटोन का जो मैनेजरियल ग्रिड है, उसको अगर हम याद करें, तो जो बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप क्या होती है? जहां पे हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप हो, एंड दैट इज टीम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट 9,9, है ना. तो वो किस में आता है? पार्टिसिपेटिव स्टाइल में. क्योंकि टीम मैनेजमेंट कब होगा? टीम मैनेजमेंट तब होगा जब टास्क के लिए कंसर्न भी ज्यादा है, रिलेशनशिप के लिए कंसर्न भी ज्यादा है, और एज अ टीम पीपल आर वर्किंग, दैट इज पार्टिसिपेटिव. ओके, तो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 119 का आंसर. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. वेरी इजी क्वेश्चन, और many times discussed in class. In which convention number of ILO the right to organize and collective bargaining has been declared as fundamental right? So one of the core convention of ILO it is, and that is convention number 98. क्या इसे इंडिया ने रेटिफाई किया है? नहीं. इंडिया ने 2 कन्वेंशन जो कि कोर कन्वेंशन है उन्हें रेटिफाई नहीं किया है, विच इज 98 एंड 87. 87 इज क्या है? 87 इज राइट टू एसोसिएशन. 87 इज राइट टू एसोसिएशन. तो मैंने बताया है आपको कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है जिसमें कि ILO कन्वेंशन के बारे में पूछा जाता है. देखिए, यही पैटर्न फॉलो होगा, है ना. कन्वेंशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. कौन कौन से कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें, तो जो हमारे बेसिक्स जो 8 कोर कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 138, 182, ये सब आपको ध्यान रखना है. फिर कन्वेंशन नंबर 87, 98 तो हो ही गया. उसके बाद एक अभी नया है कन्वेंशन नंबर 155, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन. ये भी आपको याद रखना है. कन्वेंशन नंबर 187 ये है प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन. तो ये सब अभी ऐड हुए हैं, तो ये सब के बारे में मैंने क्लास में इन्फॉर्मेशन दी है आपको. ये सब भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है. बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन सब के बारे में भी पूछा जाए.
Question number 121. In which of the following organization the scheme of WPM was made applicable in 1983? तो ये जब हमने डिस्कस किया था स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, तो उसमें हेडिंग में है 1983 PSU, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन 1983, है ना. 122. As per the provision of payment of bonus act 1965, bonus payable to an employee shall be paid in how many months from the close of accounting year? All the question I find easy अगर आप हमारे क्लास नोट्स पढ़े. ऑब्वियसली ड्रॉपिंग सम 2-3 क्वेश्चन जो कि मुझे टफ लग रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैच हुए क्लास नोट से, 8 मंथ्स हो जाएगा. और अगर गवर्नमेंट की परमिशन ली हुई हो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन ली हुई है, तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years. करेक्ट है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123. अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस Provision Act 1952, a tribunal within which period of time from the date of its order can rectify any mistake apparent from record and amend the order. तो अगर हम EP फैट की बात करें, Employee Provident Fund Appellate Tribunal, तो उसका कोई अगर ऑर्डर है तो उसे रेक्टिफाई करना है या अमेंड करना है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 5 साल का होता है. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे अगर नहीं पता है तो. 5 साल का होता है ना. तो एक्ट से डिटेल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ HRP इन प्रॉपर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. HRP के स्टेप्स को अरेंज करेंगे. यस, सो व्हाट वी डू हियर, व्हाट वी डू इन HRP में हम हाँ, तो HRP में सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान है वो देखते हैं, है ना. ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से हम ह्यूमन रिसोर्स के नीड, जो हमारा मैन पावर है वो मैच कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं. अकॉर्डिंगली हम रिक्रूटमेंट प्लान बनाते हैं, है ना. तो हमें सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान, पॉइंट नंबर बी. उसके बाद हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, है ना. तो मान लीजिए कि एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट दे वांट सम एक्सपेंशन और समथिंग. तो अगर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंगली हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम फॉरकास्ट करते हैं कि कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए. उसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं नेट ह्यूमन रिसोर्स की. अगर हमें मान लीजिए 120 एम्प्लॉय चाहिए, वी हैव 100 एम्प्लॉयज, तो कितना, वी नीड 20 मोर. तो अकॉर्डिंगली वी प्लान कि अच्छा 20 और लोगों को हमें रिक्रूट करना पड़ेगा, हो सकता है किसी को ट्रेन भी करना पड़ेगा, है ना. तो BCDAE, और उसके बाद जब ए के बाद लास्ट में क्या होता है, प्लान टू मैनेज डेफिसिट या सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर ज्यादा है या कम है तो अकॉर्डिंगली वी प्लान टू मैनेज इट. तो वी कैन सी आवर आंसर विल बी फर्स्ट एनालाइजिंग, देन फोरकास्टिंग, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे करंट इन्वेंटरी को, तो वी विल एस्टिमेट, एंड आफ्टर द एस्टिमेट वी विल प्लान, वी हैव टू मॉडिफाई और एडजस्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, और वी हैव टू मैनेज और डेफिसिट द सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना. तो आंसर हो जाएगा BCDAE. ओके. As per the provision of Mines Act 1952, if any owner, agent or manager fails to submit within which period a draft bylaw after being called upon by the chief inspector or inspector, or the chief inspector or inspector on his own may propose a draft of such bylaws as appear to him as sufficient. क्वेश्चन नंबर 125 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2 months, है ना. 2 महीने का टाइम होता है चीफ इंस्पेक्टर के पास. द चीफ इंस्पेक्टर ऑन हिज ओन may propose a draft of such bylaws as appear to him as sufficient. जो भी ओनर या एजेंट को सफिशिएंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग 2 महीने टाइम होता है जब चीफ इंस्पेक्टर खुद से प्रपोज करता है ड्राफ्ट ऑफ बायलॉज. ओके, 2 months. Next question number 126. As per the provision of Payment of Wages Act 1936, for which of the following industries the appropriate government is the central government, है ना. तो ये भी अगेन डिस्कस्ड. तो हमारा रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड एंड ACD एंड एयरपोर्ट, 4 जगह पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है. 4 जगह. कौन कौन सी 4 जगह? रेलवेज, एयरपोर्ट, माइंस एंड ऑयल फील्ड. तो यहाँ पे पोर्ट्स एंड डॉक्स की जगह इनफैक्ट एयरपोर्ट होता है, तो 4 ऑप्शन ही सही होते हैं. तो हमारा पॉइंट नंबर बी नहीं होगा,
तो बी हमारा इसमें है, तो पॉइंट नंबर 2 आंसर हो जाएगा ए सी डी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127. If a strike is resorted to for a short period such as a day or two to give the employer a warning of the likely wider form of confrontation if the demands are not promptly considered is called, है ना. तो अगर not promptly considered तो छोटे टाइम के लिए स्ट्राइक बस की जाती है धमकाने के लिए कि भाई बाद में ये बड़ा रूप भी धारण कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो मुझे टोकन स्ट्राइक कहते हैं. क्या कहते हैं? टोकन स्ट्राइक. अभी मुझे ध्यान आ रहा है न्यूज में मैंने देखा था कि जो कॉयर वर्कर्स हैं, choir workers of LP, they are conducting token strike in LP, choir workers. और वो choir workers सिटू से वो affiliated है ना. तो in 5 दिसंबर 2024 है ना, 5 दिसंबर 2024 को वो लोग स्ट्राइक करने वाले थे, choir worker in LP. तो कभी कभी ना ये सब भी क्वेश्चन आता है कि रिसेंट का अगर कुछ अगर इंपॉर्टेंट स्ट्राइक हो तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. तो 5 दिसंबर 2024 को कॉयर वर्कर COIR कॉयर वर्कर हमारे जो एफिलिएटेड है सिटू से, उन्होंने एलपी में टोकन स्ट्राइक की थी. क्वेश्चन नंबर 128. Who has developed the technological theory of predicted unionism? टेक्नोलॉजिकल थ्योरी फ्रैंक टननबाउम. मैन वर्सेस मशीन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है. सोशल एटोमाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है. इनकी एक बुक है बड़ी अच्छी जिसका नाम है स्लेव एंड सिटीजन. हो सकता है कभी पूछा जाए. स्लेव एंड सिटीजन इनकी एक बुक है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना, फ्रैंक टननबाउम की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. द एडवाइजरी कमिटी constituted under Equal Remuneration Act shall consist of how many person nominated by appropriate government of which one half shall be women? इसका आंसर हो जाएगा 10. सेक्शन 6 ऑफ एडवाइजरी कमेटी इफ यू रेफर तो 10% होने चाहिए and one half has to be women. Okay. Next question number 130. Match list 1 with list 2. Technological, structural, frictional, cyclical. ये types of unemployment है, उनको इनके एक्सप्लेनेशन से मैच करना है. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? रिसेशन में कह रहा हो तो, है ना. तो इन पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड रिसेशन अगर इकोनॉमी में कोई साइक्लिकल या फिर अप एंड डाउन आ रहा है, कुछ साइक्लिकल अप टर्न्स हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, तो वो साइक्लिकल हो जाएगा. ठीक है. तो सी का 2 हमें ये दोनों ऑप्शंस में मिल रहा है एंड विल सी डी का 2 है ना, करेक्ट. डी का 2 हमें एक ही ऑप्शन मिल जा रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शंस को देखेंगे. देखिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा? अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी में है ना, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर चेंजेस हो तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा. ठीक है. फिर स्ट्रक्चरल कब होता है? अब जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, उस समय कुछ जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था उसके कारण, या फिर कोविड आया, तो वो स्ट्रक्चरल हो जाता है. स्ट्रक्चरल क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ट्रेड या फिर डिमोनेटाइजेशन या फिर कोविड, है ना, उस समय जो जो चीजें हुई स्ट्रक्चर. फ्रिक्शनल कब होता है? फ्रिक्शनल होता है जब आपने जॉब स्विच की वॉलंटरीली और उस समय आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए अगर अनएम्प्लॉयड थे, तो वो फ्रिक्शनल हो जाता है. कि अगर लेबर हमारा इमोबाइल नहीं है ना, लेबर इमोबाइल नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शनल. लेबर इमोबाइल नहीं है मतलब कि मान लीजिए आप अभी सूरत में हो और आपकी जो आपके स्किल सेट्स के मैचिंग जो जॉब है वो सपोज हैदराबाद में है और तुरंत हैदराबाद में कल चाहिए और आप अभी मूव नहीं कर सकते, है ना. आप जो तो हैदराबाद में जो स्किल सेट चाहिए वहां के लोग सूरत में है, तो दे कैन नॉट गो अप एंड डाउन डेली, है ना. तो वो हो जाता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर. तो वो भी सारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है. शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, ये सारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन वाज प्रोपाउंड बाय थॉर्स्टेन वेबलन, है ना. तो कभी कभी डॉक्ट्रिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है. ये भी हम अगर हम पीवाईक्यू की हिस्ट्री में देखें तो डॉक्ट्रिन से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना. तो कुछ डॉक्ट्रिन्स आपको जब भी कहीं आपको कुछ डॉक्ट्रिन्स पे जरूर पढ़ के रखें. कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन क्या होता है? अगर हम इसको देखें तो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन मतलब कि आप गुड्स या सर्विसेज मतलब परचेज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जस्ट टू शो ऑफ योर वेल्थ, है ना, जस्ट टू शो ऑफ योर, थोड़ा जो आपका कुछ अगर एक्स्ट्रा वेगेंट परचेज है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव परचेज है जो कि आपको जरूरत नहीं थी, है ना, बट जस्ट टू यू नो शो ऑफ, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, which is not a characteristics of competitive market. In fact यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए था एज पर दी ऑप्शंस, बट है नहीं, कोई बात नहीं. तो देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स इन द मार्केट.
n नंबर ऑफ बायर्स, इनफाइनाइट इनफैक्ट बोला जाता है, और जो गुड्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में कहते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, एक ही गुड है, परफेक्ट नॉलेज है, और कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं, कॉस्ट नहीं होता, एक ही गुड है ना। अब बायर्स एंड सेलर्स आर सेड टू बी प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब जो भी गुड का प्राइस होगा, एक ही गुड रहेगा, है ना, और एक ही गुड का जो भी प्राइस होगा ₹10, तो बायर हैज टू sell it in that good, and buyer has to take it in that good, and seller has to sell it in that rate only, है ना। सेलर 10 रुपए में सेल करेगा, बायर 10 रुपए में ही बाय करेगा। कहीं भी अगर वो 10 का 11 या 15 रुपए हो जाता है तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम या ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि एक सेलर जो है वो 10 की जगह 15 रुपए में बेच रहा है, तो वहां पे कंपटीशन कम हो जाएगा, तो बाकी जगह कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो परफेक्ट कंपटीशन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम आर सेड टू बी प्राइस टेकर, और फर्म्स कैन फ्रीली एंटर द मार्केट एंड दे कैन फ्रीली एग्जिट आल्सो। तो पॉइंट नंबर 4 गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है फॉर्म एंट्री कर, मार्केट को एंटर करने में, एग्जिट करने में। अगर ऐसा कुछ होगा, कोई बाउंडेशन आ जाएगा, तो परफेक्ट कंपटीशन हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 133, प्रोपाउंडर्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा, बट हो जाएगा, है ना। कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज है, रॉबर्ट ओवन है, मैक्स वेबर है, फ्रेड लेथिस। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताई थी। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी या करिज्मेटिक अथॉरिटी पे बात नहीं होती, है ना। यहाँ पे कॉम्पिटेंस की बात होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को रन करो तो रैशनल मैनर में रन करो, प्रमोशन वगैरह हो तो कॉम्पिटेंस के बेसिस पे हो, ना कि कैरिज्मा या फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटी में किसी को फेवर करते हैं, वैसा कुछ ना होना चाहिए। तो सी का 2 डेफिनेटली होगा, है ना, सी का 2 डेफिनेटली होगा। उसके बाद देखिए रॉबर्ट ओवन की अगर बात करें तो रॉबर्ट ओवन ने डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इन्हें फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। रॉबर्ट ओवन को मैंने क्लास में करवाया है, फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, है ना, वहां से भी आप थोड़ा सा ट्रिक ले सकते हैं। उसके बाद चार्ल्स बेबेज क्या बताएंगे, चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो वर्क स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएंगे, भाई जिसको जहां जरूरत है, जिसकी जहां स्किल सेट है, उसके हिसाब से काम करो। फ्रूट लेथन्स हमारे इन्होंने एसओबीसी थ्योरी के बारे में बताया था, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। एसओबीसी का भी फुल फॉर्म आया है बार बार एग्जाम में, और एसओबीसी किसने दिया ये भी आया है। तो फिर देखिए फ्रूट, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है, पीवाईक्यू के एसओबीसी वाला कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, फ्रूट लेथन्स के बारे में पूछा गया, तो फ्रूट लेथन्स से मैच हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। सिस्टम व्यू पॉइंट में प्रोवाइड द इम्पेसिस टू यूनिफाई मैनेजमेंट थ्योरी, तो एज पर दिस आर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, which of the following statement relating to transactional analysis are true? Transactional analysis given by Eric Berne in 1958, जिसमें वो ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस और अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर ए इज बिल्कुल सही। कौन कौन सा सही है आपको ये बताना है, करेक्ट। इन क्रॉस ट्रांजेक्शन देयर इज नो स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट, नो, क्रॉस ट्रांजेक्शन में ही कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप होता है ना। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन में हाई स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अल्टीरियर में 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक ओवर्ट और एक कोवर्ट, 2 तरह की मीनिंग होती है एक ही सेंटेंस में, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में देयर इज नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉइंट नंबर ए सी डी हमारा आंसर होगा, बी नहीं होगा, ए सी डी, ठीक है। डिस्कस्ड इन डिटेल विथ एग्जाम्पल्स in detail in classroom। 135, as per the provision of Mines Act 1952, जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं, स्पेशल ऑफिसर आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज नोटिस टू मैनेजर ऑफ द माइन एंटर द माइन, है ना। तो स्पेशल ऑफिसर 3 दिन, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास नोट्स का, 3 दिन का वो परमिशन लेकर के आते हैं, और वो कभी भी आ सकते हैं, 3 दिन के नोटिस देते हैं, वो आते हैं और चेक करते हैं कि भाई आपने सर्वेइंग ठीक से तो की है, लेवलिंग ठीक से तो की है, और आपने कुछ टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं की है माइनिंग में, है ना। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनको सेंड करती है माइंस स्पेशल ऑफिसर को कभी भी किसी भी माइन में चेक करने के लिए। वो कभी अगर कुछ इमरजेंसी हो तो बिना नोटिस के भी स्पेशल ऑफिसर आ जाते हैं, just to check if you are doing all the things in the correct way. Which of the following is the correct explanation of PERT? Very easy question, program evaluation and review technique. It is done for time and cost analysis of your projects. Which of the following organization issues are
एग्जामिन क्लोजली इन HRD ऑडिट। HRD ऑडिट में क्या क्या चीजें होती है, 3 ऑप्शन है, मतलब 3 ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए इसमें एक गलत है ना, तो एक गलत आइडेंटिफाई करना है। तो हमें देख के यहाँ पे पता चल रहा है पॉइंट नंबर सी, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन डिजीजेस ऑफ वर्कर एंड हिज फैमिली। HRD ये नहीं देखेगी ना, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन डिजीजेस ऑफ हिज फैमिली ये HRD नहीं देखेगी। HRD कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करेगी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन से देखेगी कि मैच करेगी कि नहीं आपकी कॉम्पिटेंसी, ये सब चीजें होगी। तो पॉइंट नंबर सी हमारा होगा नहीं, पॉइंट नंबर सी हमारा, तो ABD आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 मैच करना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से कमिटीज किस किस एक्ट में है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सब्सिस्टेंस अलाउंसेस एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में है ना, तो A का 3 बस एक ही ऑप्शन में, वेरी इजीली वी हैव गॉट इट। B का 4 डिसेबिलिटी अलाउंसेस, माइंस एक्ट, जर्नी अलाउंस हमारा इसमें मिलता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्टर देता है। नोटिस ऑफ चेंज कौन सा शेड्यूल में है, शेड्यूल कौन सा शेड्यूल में है, नोटिस ऑफ चेंज याद आ रहा है, नोटिस ऑफ चेंज हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। सो पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, Which of the following organizations are autonomous organization under Ministry of Labor? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में और या फिर जून 2024 में से पूछा गया है। लेबर ब्यूरो है ना, लेबर ब्यूरो हमारा ऑटोनोमस नहीं है। ये ABC और E हमारा आंसर हो जाएगा, ABC और E आंसर हो जाएगा। लेबर ब्यूरो हमेशा याद रखिए, लेबर ब्यूरो हमारा ऑटोनोमस नहीं है, ये सारे हमारे ऑटोनोमस है। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के बारे में भी एक बार अलग से कभी पूछा गया है, तो वो ये ऑटोनोमस है, लेबर ब्यूरो हमारा ऑटोनोमस नहीं है। पॉइंट नंबर D, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 140, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी Z इन HRM? तो प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी Z इन HRM है हमारे जापानीज फिलोसोफर विलियम जी आउची। थ्योरी Z ऑफ HRM क्या होता है? तो थ्योरी Z जो है ना, ये बताती है कि आप एम्प्लॉय के ओवरऑल वेलफेयर पे ध्यान दीजिए, उसके ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान दीजिए, तो एम्प्लॉय क्या होगा, लॉयल होगा। तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी को अगर इंक्रीज करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए ओवरऑल लाइफ टाइम वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय पे, है ना। चलिए, नाउ वी हैव some 2 passages are there, so we will be quickly discussing it. अगर पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको एक बार क्विक रीडिंग देनी है, फिर क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन से आंसर फाइंड आउट करने की कहाँ पर है पैसेज में। तो विल जस्ट हैव सम 10-20 seconds, जस्ट रीड इट एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। जो लेबर वेलफेयर पॉलिसीज होती हैं वो हेल्प करती हैं कि जो हमारे लेबर्स हैं वो सोशल लेवल से बचे रहें, और प्री इंडिपेंडेंस एरा में कोई भी लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं की जाती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाउ डिड लेबर जनरली रिएक्ट टू न्यू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1990? तो यहाँ पे देखिए, अर्ली 1990 में जो कंट्री के लेबर थे उन्होंने अपोज किया था ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, क्योंकि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का डर था। तो विथ कंसर्न ओवर पोटेंशियल जॉब लॉसेस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट वाज द प्रीडोमिनेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस एरा? तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या फॉलो करते थे, लेज़ी फेयर एंड सिलेक्टिव इंटरवेंशन, एंड दैट ओनली वी हैव इन ऑप्शन। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ लेबर वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया? तो लेबर वेलफेयर पॉलिसी जो इंडिया की है उसका काम ये था कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है थ्रू इम्प्रूव कंडीशन, है ना। लेबर को अगर हम बहुत अच्छी कंडीशन देंगे, उसका वेलफेयर बहुत अच्छे से करेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये है ना। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हमारा लेबर वेलफेयर के इंडिया का एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, विच लेजिस्लेशन एम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन इंडिया? जिसमें आप देखते हुए बता सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटीज में जो एक्ट है वो कौन सा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ना। तो ये सब तो हमारे मिनिमम प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है ना। ये वेज के लिए है, ये बोनस के लिए है, ये वर्कर्स के हेल्थ सेफ्टी एंड
वेलफेयर के लिए है, लेकिन ये जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए, पीएफ, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, ये सारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 अडॉप्टेड विथ विच रेजोल्यूशन। तो देखिए ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1947 में, which had adopted industrial truce resolution, truce मतलब समझौता, industrial truce resolution हमारा 1947 में हुआ था, ठीक है, डन। इसी तरह बहुत ही आसान सा एक हमारा सेकेंड पैसेज भी है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। I'll just give 10 seconds to read। ये पैसेज भी काफी अच्छा है, आप इसे अपने नॉलेज के लिए भी, आप इसे पढ़े तो अपना नॉलेज भी अपडेट करें साथ ही साथ। What does the term out of labor force refer to? OLF क्या होता है? Out of labor force. OLF consists of individuals who are either not willing to or not looking for work, है ना? They are not willing for work. 146 का हम options देखेंगे, neither looking nor willing for work. Point number 4. Next 147. What type of increase in employment does the passage suggest as positive for labor market? है ना? तो ये पैसेज जनरली डील कर रहा है कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट रेट एलएफ होना चाहिए, कौन सा जो डेटा होगा जो हमें एक्चुअली बताएगा विच इज गुड फॉर द कंट्री, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कौन सा डेटा हमें बताएगा कि विच इज कि हमारे लेबर मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ओके, यस, तो वी कैन सी है, मैंने मार्क भी पहले से करके रखा है, इट वुड इंडीड बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इफ इट इज ड्रिवन बाय एन इंक्रीज इन हाई वेज जॉब्स इंक्लूड सैलरीड वन। ओके, तभी माना जाएगा कि एक्चुअली में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा लेबर मार्केट के लिए। तो ग्रोथ इन हाई वेज जॉब्स एंड सैलरीड पोजीशन, पॉइंट नंबर 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या मेजर कर रहा है? वी हैव द आंसर है, unemployment rate is defined as the percentage of unemployed individuals in the labor force as a share of employed and the unemployed. The term unemployed itself referring to those who are willing to and are able to work and have not been able to find work. तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर में मिल जाएगा पॉइंट नंबर 2 में, the percentage of unemployed individual in the labor force. Question number 149, How has LFPR been interpreted in the passage? LFPR का जो definition है वो यहाँ पे दिया हुआ है in the very first line. तो LFPR is the percentage of the employed and unemployed as a share of working age population in the labor force. The percentage of employed and unemployed in total working age. So the answer will be point number 3. Okay. Yeah. Last question. Why might a decrease in UR not necessarily indicate a healthier labor market? तो इसका ऑलरेडी दिया हुआ था because of OLF, क्योंकि जो UR है वो OLF को अकाउंट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए, a major misconception about the labor market is that a low UR is low unemployment rate. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम कम हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ लेबर मार्केट का बिकॉज ऑफ OLF, है ना, क्योंकि OLF बेस में इंक्लूडेड रहता है, जबकि अगर हम इसे अलग से लेके चलेंगे तब ही एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलेगा, है ना। तो OLF वो लोग होते हैं जो कि who are not willing to work और who are not looking for work, है ना। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट हो जाता है ना। इसीलिए अगर ये बहुत ज्यादा कम होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है ना। तो या फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट है लेबर मार्केट के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिकॉज इट मे कोइंसाइड विद एन इंक्रीज इन आउट ऑफ लेबर फोर्स। ओके, यस। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड सितंबर 2024 कोड 45 क्वेश्चन पेपर। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ फर्दर कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी तो कमेंट करेंगे, बताएंगे, एंड I will be clearing that doubt, and I hope all these discussions are very helpful for you, and I'll be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.